हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकुल आपके लिए लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर 9 फरवरी ट्यूसडे का। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी श्रृंखला में। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर विद रीजन एंड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर याद रहेगा तो हमें चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे ही याद रहेगा। बट आप लोग घबराइएगा मत, इस सेशन की पूरी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले, जिससे कि डेली के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में 9.24 बिलियन डॉलर की कमाई की? सोचो, कौन से देश के मोबाइल फोन्स हैं जिनकी कमाई 9.24 बिलियन हो गई? क्या वो जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया या चीन? जी हां, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, सही जवाब यही है। द राइट आंसर इज चीन। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता होगा चीन को लेके बड़ा बवाल चला था। पबजी को बैन करने को लेके भारत सरकार ने 60 मोबाइल ऐप चीन के बैन किए थे, लेकिन पबजी को पूरी तरह से बैन नहीं कर पाए थे। मेरे कई सारे दोस्तों को पता होगा, खैर जिनको नहीं भी पता उनको मैं बता देता हूं कि जो पबजी मोबाइल है वो होल सोल चीन का नहीं है। पबजी 2 वर्जन में आता है, एक सिस्टम पे खेलने के लिए, लैपटॉप या कंप्यूटर पे खेलने के लिए। वो जो है वो पूरी तरह से साउथ कोरियन बेस्ड है। ठीक है, जो पबजी बैटल ग्राउंड है वो पूरी तरह से साउथ कोरियन बेस्ड है, जिसका हेड ऑफिस जो है सेउल में है, सेउल साउथ कोरिया में है। उसके बाद जो पबजी जब मोबाइल पे आया, पबजी मोबाइल, तो उसने पार्टनरशिप की टेंसेंट मोबाइल के साथ। और जो टेंसेंट कंपनी है ये आपकी चाइनीज कंपनी है। 60% जो पबजी मोबाइल आया था वो चाइनीज के हक में था और 40% वो आपके साउथ कोरियन कंपनी के अंडर था। इसी के चलते पूरी तरह से वो बैन नहीं हो पाया। खैर आखिरकार ये चीज हो गई, सिक्योरिटी पर्पसेस को लेके, प्राइवेसी सिस्टम को लेके कुछ चेंजेस किए और पबजी दोबारा से आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो पोटला खुलता है जिसमें जानकारी का भंडार होता है वो क्या कहता है हमसे। वो कह रहा है कि हाल ही में सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में 9.24 बिलियन डॉलर की कमाई की। बाप रे, 9.24 बिलियन डॉलर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ पबजी की ही कमाई 1.06 बिलियन थी। समझ रहे हो दोस्तों? तो याद रखिएगा किसने की है, सेंटर टावर की रिपोर्ट है। 2020 में जो टॉप 30 मोबाइल गेम्स थे उनकी कमाई जो 9.24 बिलियन थी वो चाइना से थी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने श्रीराम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन सहित इसके 6 डायरेक्टर्स और कर्मचारी पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? अच्छा, श्रीराम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन के 6 एम्प्लॉयज के ऊपर 40 लाख का जुर्माना लगाने वाला कौन है? सेबी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नीति आयोग? सोचो दोस्तों। श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन के ऊपर लगाइए। हालिया न्यूज है, काफी सारा करंट अफेयर में छाया रहा था और द राइट आंसर इज सेबी। जी हां, सेबी जो कि है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा शेयर मार्केट के बारे में, मेरे सारे दोस्तों को 110% पता होगा। एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में टॉप 30 कंपनीज देश की हैं। एनएसई में इनके इंडेक्सेस होते हैं, निफ्टी बैंक होता है, निफ्टी मतलब कि हर उसका होता है, निफ्टी 50 कंपनियों का एक समूह को इंडेक्स कहा जाता है। तो इस तरह से इन सबको कंट्रोल करने वाला रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होती है? वो है आपकी सेबी। सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 में सेबी का गठन हुआ था और आपका 30 जनवरी 1992 से ये सैचुरेटरी पावर इसके हाथ में आई थी, मतलब कि पूरी तरह से कंट्रोल करने का इसके हाथ में जिम्मा आ गया था। अब सेबी क्या करता है? जितने भी ट्रेडिंग होती है, जितना भी शेयर मार्केट में काम चलता रहता है, उन सब के ऊपर रेगुलेशन होता है सेबी का कि कोई भी जाके कुछ गलत ना कर दें। अब ये जो श्रीराम रियल एस्टेट और बिजनेस सॉल्यूशन वाले थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक स्कीम निकाली, CIS मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसमें क्या किया? ये स्कीम इस तरह से थी कि जैसे मान लो हम 10-12 दोस्त हैं, किसी ने बोला कि भाई ला तू 12,000 दे, तू 10,000 दे, तू 15,000 दे, 25,000 दे, सबने मिला के 1 लाख रुपए जमा कर दिया और इनको दे दिया और इन्होंने उसको शेयर मार्केट या किसी में लगा दिया। लेकिन ये सब करने के लिए आपको सेबी की परमिशन चाहिए होती है
और इन्होंने सेबी से पूछे बिना ये काम किया था, जिसके चलते इनके ऊपर जुर्माना लग गया। देखते हैं हमारा जो पोटली है वो हमें क्या बताती है इसके बारे में। वो ये बता रही है कि हाल ही में शेयर बाजार रेगुलेटरी सेबी ने श्रीराम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन सहित इसके 6 डायरेक्टर और कर्मचारियों पे 40 लाख रुपए का जुर्माना लगा। यह जुर्माना किस लिए लगा? इसी के चलते कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने के मामले में लगा। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में जितने भी ट्रेडिंग और ये सारी चीजें होती हैं, कोई भी स्कीम आती है, उसके लिए सेबी की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। सेबी का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है सेबी का हेडक्वार्टर, और इसके जो प्रेजेंट आपके डायरेक्टर हैं वो है अजय त्यागी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के 23.5% हिस्सेदारी खरीदी? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि आपका शिवाजी टर्मिनल जो है आपका, तो शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां की 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली। कौन है वो? एचडीएफसी ग्रुप है, कैनरा ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है। वावा है इनकी, इस समय इन्हीं की वावा है। आप लोग समझ गए होंगे, आंसर है इसका अडानी ग्रुप। जी हां, अडानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली। खरीदी कैसी होगी? वही शेयर मार्केट से खरीदी होगी। अभी देखते हैं हमारा पोर्टली मीटर इसके बारे में क्या बताता है। आप लोग को एक और मजेदार बात बताऊं, अडानी ग्रुप ने ही आपके मैंगलोर एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट का ऑपरेशंस भी अपने अंडर ले लिया है लीज पे। मतलब कि वहां पे जितना भी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस होगा वो अडानी ग्रुप देखेगा। खैर, देखते हैं हमारा पोर्टली मीटर क्या बताता है इसके बारे में। देखते हैं, अडानी ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 23.5% की हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है दोस्तों, अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है अडानी एयरपोर्ट लिमिटेड। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड करके इनकी एक कंपनी, उसने 10 रुपए की वैल्यू वाले 28.20 करोड़ शेयर खरीदे। ओके भाई साहब, 10 रुपए की वैल्यू, तो इन्होंने कितने खरीदे? 28.20 करोड़ शेयर खरीद लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जिसके तहत 23.5% हिस्सेदारी जो है अब अडानी ग्रुप के अंदर आ गई। चलिए भाई साहब, जय जय है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 3 अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने की योजना बनाई है? किसने बनाई है रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन? क्या वो ईसा है, इसरो है, डीआरडीओ है या नासा? सोचो दोस्तों, ये मिशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले एक बार इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो। जी, जो सही आंसर है वो है नासा। जी, नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है आपका नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन करके जो आपकी स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, इसने अपने साथ 3 और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ इसने गठबंधन किया एक तरह से। वो कौन से 3 आपके इंटरनेशनल साथी हैं इसके? पहला तो है सीएसए। सीएसए कहां की है? कनाडा स्पेस एजेंसी। कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है सीएसए, एक तो वो है। दूसरी है जाका। जाका है आपकी जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान की हो गई जाका। और तीसरी जो है वो है एएसआई। एएसआई कहां की है? वो है इटालियन स्पेस एजेंसी। तो नासा ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। नासा ने क्या किया, कनाडा स्पेस एजेंसी जो थी, जापान की जाका जो थी और एएसआई जो इटली की थी, इन चारों ने मिलकर बोला, इन सबका एक प्लान चल रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद ये लोग मार्स में इंसान को भेजना चाहते हैं, ह्यूमन को। तो ह्यूमन को भेजने से पहले ये वहां पे एक आइस मैपिंग, आप सबको पता है मैपिंग माने उसके बारे में खोज करना एक तरह से हो गया। तो वहां पे पानी की खोज हुई है, तो वहां पे आइस मतलब कि एक तरह से पानी की खोज के लिए ये एक रोबोटिक मार्स में भेजना चाहते हैं, एक रोबोट जो इस चीज की चेक करेगा। तो इसको इन्होंने एक टारगेट प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें इन चारों कंट्री ने आपस में हाथ मिलाया और बोला कि हम ये हिस्सा अपने अंडर लेंगे काम का और हम लोग इस चीज को तैयार करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं हमारी पोटली जो है वो क्या बोलती है इसके बारे में। अमेरिका की स्पेस ने हाल ही में 3 अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। अच्छा जी,
इस मिशन से एजेंसी को मंगल पर प्रारंभिक मानव मिशन के लिए संभावित विज्ञान उद्देश्य की पहचान करने में मदद मिलेगी। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं, प्रारंभिक मानव मिशन, जो मानव को ऊपर भेजने का इनका मिशन है, उससे पहले इनको वहां के हालात जानने के लिए एक रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने जा रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रियां हैं? नासा कौन सी होती है? नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की है। दूसरी कंट्री कौन सी है? वो है CSA, कौन सी? कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की है। तीसरी कौन सी है? जाका, JAXA, ये कौन सी आपकी? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और चौथी कौन सी आपकी? ASI, वो कौन सी है? इटालियन स्पेस एजेंसी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये याद रखोगे आप। चलिए, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीजे की शुरुआत की? कौन सा देश है? क्या वो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है या अमेरिका है? सोचो दोस्तों इसके बारे में। बहुत सारा बवाल चल रहा है। ये आपका चालू हुआ था 30 दिसंबर से लेके विवाद। चलिए इसका आंसर पहले बता देता हूं। इसका आंसर है ब्रिटेन। जी हां, क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम समझिए। एक होता है बीएनओ। बीएनओ क्या होता है? ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट। अब बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल, उसने बोला कि हम जो बीएनओ है, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट, इसको हम मान्यता नहीं देंगे, इसको हम ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। तो उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाया हांगकांग के ऊपर। अब हांगकांग क्या है? हांगकांग अपने आप को एक आजाद देश मानता है, लेकिन चाइना का उसके ऊपर कब्जा है। तो हांगकांग के निवासी जो भी इंग्लैंड से आते थे या ब्रिटेन से आते, तो उनको बीएनओ पासपोर्ट होता था। तो बीजिंग ने बोला कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे अपने यहां। तो 30 दिसंबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा की और नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत इसको ला दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन ने बोला कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वो लोग नहीं मान रहे। तो 7 फरवरी की बात है, बोरिस जॉनसन साहब जो है हमारे, जो आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, एक नई पॉलिसी का गठन कर दिया। उस पॉलिसी के तहत जो भी हांगकांग के निवासी हैं, उनको ब्रिटेन की नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा, या उनको वहां पे काम करने के लिए जो वर्क वीजा होता है वो मिलना आसान हो जाएगा। एक सर्वे के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया सब कुछ, तो अप्रोक्स 3 लाख हांगकांग के निवासी ब्रिटेन में जाके बस पाएंगे। 3 लाख, समझ रहे हो दोस्तों। और बीजिंग ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है, मतलब कि इंग्लैंड को चेतावनी भी दी कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में ना कूदें, क्योंकि चीन का कहना है 1 नेशन पॉलिसी जो होती है, उनके हिसाब से ये होती है 1 चाइना पॉलिसी उनकी चलती है। उनके हिसाब से चाहे ताइवान हो, चाहे आपका तिब्बत हो, चाहे आपका हांगकांग हो, वो कहते हैं सब हमारे हैं, लेकिन ये सब एक आजाद देश है। तो आप लोग को समझ आएगा, बीएनओ जो पहले चलती थी, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पॉलिसी पासपोर्ट, उसको बीजिंग ने मानने से मना कर दिया, एनएसए ला दिया। उसके बाद इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नई पॉलिसी ला दी है। चलिए देखते हैं हमारी पोटली क्या कहती है इसके बारे में। चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अच्छा, चीन ने वही नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए नए वीजा की शुरुआत की। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अभी तक का क्विज कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। आप लोग के लिए डेली हम क्विज लेकर आ रहे हैं, जैसा भी आपका सजेशन होगा पूरी ईमानदारी के साथ आप हम लेंगे उसको, और आप भी हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चीन की ताइवान 1 अंतरिक्ष खोज ने हाल ही में किस ग्रह की अपनी पहली छवि या फोटो भेज दी? अच्छा, चीन का एक सैटेलाइट घूम रहा है एक ग्रह के किनारे अगल बगल, उसने अभी पहली फोटो रिलीज की थी। ये 5 फरवरी की घटना है। 5 फरवरी 8 बजे चीन की जो नेशनल इनकी मतलब की स्पेस एजेंसी है, उसने ये फोटो की थी। तो वो कौन से ग्रह की है? शुक्र, शनि, मंगल या बुध? बताओ दोस्तों इसके बारे में, सोचो जी। सही आंसर है मंगल। क्या हुआ कि चीन ने अपना एक प्रोब, एक अपनी सैटेलाइट भेज रखी है ताइवान 1 के नाम से, वो जो घूम रही है। तो ताइवान 1 ने आपके मार्स की, ऐसा कहा जा रहा है कि 2.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से फोटो खींची थी उसने, और वो CNSA जो चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये फोटो भेजी उस ताइवान 1 जो आपकी सैटेलाइट है उसने,
और उन्होंने 5 फरवरी 8 बजे इस फोटो को लॉन्च किया। अब इनका यह कहना है कि जब ये फोटो ली गई थी तो वो सैटेलाइट जो थी वो मार्स से 2.2 मिलियन की दूरी पे थी। अभी जो हालिया अपडेट है उसके हिसाब से इस जो सैटेलाइट है इसको 197 डेज हो चुके हैं स्पेस में, और अब ये मार्स के 1.1 मिलियन दूरी पे आ चुकी है, और धरती से ये इस समय 184 मिलियन किलोमीटर दूर है धरती से। इस समय हालिया में 197 डेज हो चुके हैं। इस सैटेलाइट का नाम है ताइवान 1। मार्स से इस समय ये 1.1 मिलियन किलोमीटर दूर है, और धरती से इस समय ये 184 मिलियन दूर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फोटो भेजी थी ये 2.2 मिलियन किलोमीटर दूरी से इसने फोटो खींची थी, अब और नजदीक जा चुकी है। अब जो है आज के अपडेट के हिसाब से वो 1.1 मिलियन दूर रह गई है उससे। ठीक है, और अर्थ से कितना दूर हो चुकी है? 184 मिलियन, और 197 डेज हो चुके हैं। ताइवान 1 है, और ये 5 फरवरी को फोटो आई थी 8 बजे जब रिलीज की गई थी। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि सवाल नंबर 7। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं? अभी तक सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं? 20 लाख करोड़, 51 लाख करोड़, 68 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़? सोचो दोस्तों, सारे लाखों में है, उसके बाद करोड़ तो अलग है। कितना है? चलिए, निर्मला ताई ने जो बोला है, आंकड़ा दिया है, वो है 51 लाख करोड़ का। जी हां, 51 लाख करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया। देखते हैं हमारी पोटली क्या कहती है। 51, जो कि हमारे जीडीपी का 51 लाख करोड़ जो है हमारे जीडीपी का 5 से 6% हिस्सा है। सोचिए, और इन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये जो है 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का इनका लक्ष्य है। आप सबको पता होगा भी 7 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी असम के दौरे पे थे। वहां पे इन्होंने ओसम एक स्कीम लागू की है, जिसका मेन मोटो ये है कि असम के जो मेन रोड्स हैं उनको हाईवे से जोड़ना और गांव-गांव तक जाके रोड्स पहुंचाने का काम। आप सबको पता होगा नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड मतलब मिनिस्टर हैं, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि रोड ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो निर्मला जी ने जो अपना एक आंकड़ा दिया उसके हिसाब से 51 लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर चुके हैं, और उनका टारगेट है 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अजीत पवार ने हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? अजीत पवार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। ज्यादा समय नहीं लेंगे, सबको पता है महाराष्ट्र। जी हां, चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, दिन रात न्यूज में छाया हुआ था। क्या हुआ कि भाजपा और शिवसेना दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है आपकी शरद पवार जी की, और आपकी कांग्रेस जो है, इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव के रिजल्ट आए, शिवसेना और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया था, लेकिन शिवसेना और भाजपा के बीच में मतभेद हुए। शिवसेना जो गई एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव मतलब गठबंधन किया, पोस्ट इलेक्शन गठबंधन किया, और उससे उद्धव ठाकरे जी वहां के सीएम बन गए। अब वहीं पे अजीत पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और ये क्या हुआ है, अभी इनका मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिसमें खाली हमारे अजीत पवार साहब ने ही नहीं, और भी कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के मिला के तकरीबन 35 या 36 विधायकों ने शपथ ली। देखते हैं हमारी पोटली क्या बताती इसके बारे में। हाल ही में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, और अच्छा ये देखिए, उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 36 नए विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सबको पता होगा मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है आपकी? मुंबई। वहीं पर यह आयोजन भी हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने एनडीएमसी और दिल्ली छावनी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की बोर्ड परीक्षा का शुल्क देने की घोषणा की है? अच्छा, बहुत अच्छा कदम है। किसने लिया है ये? क्या वो नीति आयोग है, शिक्षा मंत्रालय है, दिल्ली सरकार है, या इनमें से कोई नहीं? सोचो दोस्तों। वैसे इस चीज को लेके बहुत ही अच्छा काम है जिसने भी किया है। देखते हैं किसने किया है काम, और आंसर है दिल्ली सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने इस चीज को लेके घोषणा की है
कि उनको शुल्क नहीं देनी पड़ेगी बोर्ड परीक्षाओं की, और ये क्लासेस भी चालू कर रहे हैं। देखते हैं हमारी पोटली क्या कहती है। जी, दिल्ली सरकार ने हाल ही में एनडीएमसी और दिल्ली छावनी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की बोर्ड परीक्षा का शुल्क देने की घोषणा की है। बहुत बढ़िया, हम सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए। देन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योजना के अनुसार बोर्ड के छात्रों को दिल्ली सरकार मैथ्स की कोचिंग में दिलाएगी। अरे वाह, मतलब कि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स की कोचिंग दिलाएगी। बहुत अच्छी खबर है। एक हम लोग का चैनल है कैल्विन करके, वो भी इसी के तहत फ्री में बच्चों को 10th 12th के बच्चों को फ्री में क्लासेस दे रहा है यूट्यूब पे। आप सब लोग देख सकते हैं, वीडियो के अंत में मैं उस चैनल का लिंक भी डाल दूंगा। ये चैनल जो है ये फ्री में बच्चों को बोर्ड की तैयारी करवा रहा है, और साथ के साथ जो बच्चे आपके भाई अगर कोई होंगे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी तैयारी करवा रहा है, क्रैश कोर्स करवा रहा है, वो भी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है यूट्यूब में। तो अगर कोई होगा तो आप बताइएगा जरूर उनको इस चीज के बारे में कि इसका लाभ उठाएं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को किस नेटवर्क पर परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है। सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को एक नेटवर्क लॉन्च होने जा रहा है। बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा 4G ऑलरेडी है, क्या वो 5G है, 6G है, 7G है। जी हाँ, जो आप लोग सोच रहे हैं आपके सोचने से पहले आंसर भी आ चुका है, और वो है 5G। जी, सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को बोला है कि आप लोग 5G मॉडल पे आओ, इसके लिए स्पेक्ट्रम यूज करने की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए पोटली क्या कहती है हमारी। सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को 5G नेटवर्क का प्रशिक्षण देने के लिए स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है। इनमें वे ऑपरेटर भी शामिल होंगे जो नेटवर्क उपकरण कंपनी हवाई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने हवाई को अलग से क्यों बताया मैं पोटली जी ने, क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य यूएसए है, उसने हवाई के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। हवाई आपकी एक चाइनीज कंपनी है। हवाई के जो मालिक है वो है रेन जिंगीफी। रेन जिंगीफी 1988 से ये इस कंपनी के सीईओ हैं, और ये जो कंपनी है वो है शेनजेन करके एक शहर है चाइना में, वहां पे ये कंपनी है। तो हवाई के ऊपर कई सारे सिक्योरिटी पर्पसेस के चलते संयुक्त राष्ट्र ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपनियां हवाई के साथ भी मिलकर काम करें, जैसे आपको पता होगा ऑनर का मोबाइल है तो वो हवाई का ही ब्रांड है, तो ये सब लोग भी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारा देश 4G से 5G बन जाएगा जल्द से जल्द। चलो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस करंट अफेयर सेशन की पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो मेरे दोस्त हैं पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी श्रृंखला के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी मैं यही कहूंगा आप लोग से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और हमें ऐसे ही कमेंट करके बताते रहें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।